ऑब्वियस है। तो हम लोग पिछली क्लास में डाइंग डिक्लेरेशन की चर्चा कर रहे थे। हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन के काफ़ी एलिमेंट्स पढ़ लिए थे और आई थिंक डाइंग डिक्लेरेशन में हम लोग का सुसाइड नोट वाला पॉइंट बचा रह गया था। सुसाइड नोट वाला पॉइंट बचा रह गया था और कुछ केसेस मैंने बोला था आपको बताने के लिए, वो बचा रह गया था। ठीक है, तो इसको पहले करते हैं फिर ये करते हैं। तब तक आपको एक बार बताइए, रिवाइज कर लीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है किसका? डेड पर्सन का। मतलब स्टेटमेंट डेड पर्सन का इसका मतलब ये नहीं कि डेड पर्सन ने बोला है, कि स्टेटमेंट है जो पर्सन ने दिया है जो बाद में डेड हो गया है, मतलब बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट है। उसका स्टेटमेंट दो तरह का है, मतलब और है। या तो सीधा कॉज ऑफ डेथ बता सकता है, कॉज ऑफ डेथ कि उसकी मृत्यु, या कॉज ऑफ इंजरी आप कह लीजिए, कॉज ऑफ इंजरी। या मैंने बताया था कि कोई भी सरकमस्टांस बताए किसी एक ट्रांजैक्शन का, इस पर हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है। फिर मैंने बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि बेसिस क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन का बेसिस क्या है। तो हम लोग डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और एक लीगल लैटिन मैक्सिम हमने एक डिस्कस किया था। फिर हमने चर्चा किया था कि जो ये लैटिन मैक्सिम था हमारा, वो इंडिया पे नहीं लगता है। नो वन विल डाई विद लाइफ अपॉन हिज लिप्स। क्यों? उसका मैंने रीजन बताया। क्या रीजन था? क्योंकि हमारे जो सेक्शन 32 क्लॉज 1 था, या अभी जो सेक्शन 26 क्लॉज ए है, वो साफ साफ कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से इसका इंटरलिंकिंग मैंने आपको बताया था कि ये लैटिन मैक्सिम क्यों यहाँ नहीं लगेगा। तो बचता हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की वजह से हमारा यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन मौजूद है। ठीक है, इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे सवाल पूछ सकता है। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे सवाल पूछ सकता है, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस पे बात किया था कि क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए अगर बेस्ट डाइंग डिक्लेरेशन बनाना है। तो उस पर हम लोगों ने लगभग 14 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सुसाइड नोट। क्या सुसाइड नोट जो होता है, सुसाइड नोट, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन है? तो इसका आंसर होगा यस, इट इज डाइंग डिक्लेरेशन। वाई? क्योंकि सुसाइड नोट क्या है? एक स्टेटमेंट है। सुसाइड नोट भी एक स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? जो पर्सन अब जिंदा नहीं है, यानी कि पर्सन हु इज डेड नाउ। तो सुसाइड नोट भी एक स्टेटमेंट है ऑफ अ पर्सन हु इज डेड नाउ। और इसमें क्या बता रहा है? कॉज ऑफ हिज डेथ। सुसाइड नोट में ये बताते हैं लोग, कॉज ऑफ हिज डेथ प्लस एक्यूज्ड का नाम। तो हमारे जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं डाइंग डिक्लेरेशन के, वो फुलफिल होते हैं सुसाइड नोट में। दैट्स वाई सुसाइड को हम लोग मान सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। पर ये जो सुसाइड है, हमारा डाइंग डिक्लेरेशन है, वो कैसा पीस ऑफ एविडेंस होगा? क्या सुसाइड नोट की वजह से किसी को, सोलली सुसाइड नोट की वजह से किसी को हम लोग कन्विक्ट कर सकते हैं? ये सवाल है। तो इसका आंसर होगा नो। नो, सुसाइड नोट सोलली ग्राउंड हो सकता है कन्विक्शन का। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन सोलली ग्राउंड हो सकता है। सुसाइड नोट डाइंग डिक्लेरेशन है, पर सुसाइड नोट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन सोलली कन्विक्शन के लिए एनफ बेसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुसाइड नोट आदमी बैठ के लिख रहा है, होशो आवास में लिख रहा है, उस समय उसको कोई इंजरी नहीं हुई है, उस समय कोई इंजरी उसको नहीं हुई है, उसने इसको लिखने के बाद उसको सुसाइड करना है, या जो भी इंजरी होगी ये इसके लिखने के बाद होना है। ठीक है, इंजरी नहीं हुई है पहली बात तो, मतलब वो अपने होश और हवास में सुसाइड नोट लिख रहा है। इसमें एक डर है कि वो किसी का भी नाम इम्प्लीकेट कर सकता है, किसी को भी वो एक्यूज्ड बना सकता है, क्योंकि वो अपने होश हवास में लिख रहा है। मान लीजिए रियल में एक एक्यूज हो, तो किसी से उसकी दुश्मनी है तो एक और ऐड कर सकता है, उसकी लाइफ खराब कर सकता है। इसी वजह से सुसाइड नोट को सोलली बेसिस नहीं माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, सोलली बेसिस नहीं माना जाता है कन्विक्शन के लिए। लेकिन सुसाइड नोट में जो कंटेंट्स हैं, सुसाइड नोट में जो कंटेंट्स हैं, अगर वो और सर्कमस्टांशियल एविडेंस से कोरेबोरेट होते हैं तो सुसाइड नोट
प्लस ये कोरैबोरेटिव एविडेंसेस मिलकर किसी कन्विक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस था जिसका नाम था गीतिका शर्मा। गीतिका शर्मा सुसाइड केस इसको लोग कहते हैं। ठीक है, इसी में ये बताया गया था कि सुसाइड नोट अलोन इनफ नहीं है किसी के कन्विक्शन के लिए। ठीक है, सुसाइड नोट इनफ कन्विक्शन नहीं है किसी के डेथ के लिए। अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो ही हुआ गया था, जो गीतिका शर्मा सुसाइड केस है उसके फैक्ट्स ये थे कि एक एविएशन कंपनी है। एविएशन कंपनी क्या होती है सर? अरे सर, जिसमें जहाज उड़ते हैं जिस कंपनी में, तो एक एविएशन कंपनी थी जिसके मालिक थे गोपाल कंडा। आई थिंक यही प्रोनाउंस करेंगे इनके नेम को, गोपाल कंडा, जो कि एक बाहुबली नेता थे। मतलब कि नेता थे, बाहुबली होंगे। आपको लग रहा होगा कि नेता है तो बाहुबली होंगे, तो वो हरियाणा के एक बाहुबली नेता थे। चलिए, बाहुबली नेता को बीएन लिख रहे हैं, बाहुबली नेता। ठीक है, उनकी ये कंपनी थी। इसमें गीतिका प्रसाद जो है, गीतिका शर्मा जो है वो क्या थी? एयर होस्टेस। ठीक है, गीतिका शर्मा क्या थी? एयर होस्टेस। गीतिका शर्मा क्या करती है? सुसाइड करती है और एक नोट छोड़ती है, सुसाइड नोट, जिसमें वो गोपाल कांडा प्लस दो लोगों का नाम देती है अपने सुसाइड नोट में। बताती है कि इन्होंने मुझे बहुत सेक्सुअली हरास किया है, इन्होंने सेक्सुअली हरास किया, वो भी रेगुलरली बेसिस पे। ठीक है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ये जो कंडा है प्लस उनके साथ दो और लोग का नाम लिखा और बोला कि ये लोग मुझे सेक्सुअली हरास करते थे रेगुलरली बेसिस पे। ठीक है, अपने केबिन में बुलाते थे और ये सब काम करते थे। तो कोर्ट के पास सवाल था, क्या ये सुसाइड नोट जो है वो अलोन सफिशियंट हो सकता है क्या? क्योंकि इस केस में और कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोर्ट को मिले नहीं थे। कोर्ट इसने बोला कि सुसाइड नोट अलोन सफिशियंट नहीं होगा कन्विक्शन के लिए, इसके लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस चाहिए। इस केस में जो गोपाल कंडा और दो लोग का नाम जो भी था, वो दोनों लोग कन्विक्ट नहीं हुए, उनका एक्विटल हो गया। क्यों? लैक ऑफ एविडेंसेस। लेकिन ये तो एक एविडेंस था सुसाइड नोट, लेकिन कोई और कोराबरेटिव एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोई थे नहीं जिससे ये कोराबरेट करता हो। और ये सुसाइड नोट मैंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अकेले वो कभी भी कन्विक्शन का रीजन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये बताया गया। तो सुसाइड नोट वाला आई थिंक पॉइंट आपको समझ में आया हो, सुसाइड नोट वाला पॉइंट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या पॉइंट बचा था? हमारे पास दो एक पॉइंट बचा, उसको करने से पहले केसेस करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ, एकदम लास्ट में देख लिया जाए। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, डाइन डिक्लेरेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या होना जरूरी है, तब वो डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको पता ही है कि जो स्टेटमेंट दे रहा है वो पर्सन की मृत्यु हो जानी चाहिए। यानी कि अगर ए बोलता है कि बी ने मुझे मारा है, ठीक है, डॉक्टर के सामने ए बोला बी ने मुझे मारा है और ए की मृत्यु नहीं होती है, क्या ये डाइन डिक्लेरेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है डाइन डिक्लेरेशन। तो जो स्टेटमेंट मेकर है उसका डेथ होना जरूरी है। तो स्टेटमेंट उसी का होगा जिसकी बाद में चल के मृत्यु हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट जो है वो ओरल, रिटन या जेस्चर तीनों में हो सकती है। स्टेटमेंट जो है वो ओरल, रिटन और जेस्चर तीनों फॉर्मेट में हो सकती है। ओरल और रिटन जो हमारे सेक्शन 26 क्लॉज ए में लिखा है, और ये जेस्चर वाला पॉइंट जो है वो हमारे एक केस में आया था, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है कि डेड होना चाहिए प्लस उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है, मैंने जो कल आपको बताया था उस पर हम चर्चा किए थे, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? या तो कॉज ऑफ डेथ बताता हूँ स्टेटमेंट, या तो कॉज ऑफ डेथ बताता हूँ, या ऐसे सर्कमस्टांसेस किसी ट्रांजैक्शन के जो रिजल्ट किया है डेथ में।
रिजल्टेड इनटू डेथ। इसमें मैंने बताया था कि ये पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट होगा, मतलब इंजरी होने के बाद ये स्टेटमेंट होगा तो ये होगा। और प्री इंजरी, मोस्ट चांसेस प्री इंजरी, पोस्ट इंजरी भी हो सकता है, पर प्री इंजरी स्टेटमेंट ही होगा सर्कमस्टांसेस ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, क्या इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नेसेसरी है? तो इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है नेसेसरी नहीं है, मतलब कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ ना हो फिर भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज, इस पर भी हम चर्चा किए थे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो डेथ है वो उसी इंजरी से कॉज होना चाहिए जिस इंजरी की चर्चा की गई है डाइंग डिक्लेरेशन में। जिस इंजरी की चर्चा की गई है उसी इंजरी से डेथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को शूट किया, गन शॉट दिया, कहाँ पे? पैर पे। ठीक है, लेग्स पे। बी हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर के सामने स्टेटमेंट देता है कि ए ने मुझे गोली मारी। ठीक है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। फिर जो बी है उसको एडमिट किया जाता है, बी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और नर्स के गलत दवा देने के कारण बी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा? क्या वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगा? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि डेथ इसका सेम इंजरीज नहीं हुआ जो इंजरीज ने बताया, यानी कि अगर डेथ इसका इस गन शॉट से हुआ होता तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होता। अगर डेथ इसका गन शॉट से नहीं हुआ है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो आपको होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट है कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डिफरेंस कहाँ पे आता है। ये हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं इंडियन और इंग्लिश लॉ में अंतर क्या है, क्योंकि ये सवाल कभी, अगर मतलब सवाल तो इंडिपेंडेंट सवाल नहीं आएगा, मे भी आ सकता है, लेकिन कहीं भी डाइंग डिक्लेरेशन का अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये डिफरेंस पता है कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में या किसी भी पॉइंट पे डाइंग डिक्लेरेशन ही नहीं, कोई भी सवाल आता है जिसमें आप इंडियन और इंग्लिश लॉ में डिफरेंस बता देते हैं, अगर होता है तो दैट इज़ वेरी गुड। तो देखिए, ये जो इंडियन लॉ में है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस पे अप्लाई होता है। इंग्लिश लॉ में सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, इसमें क्या है, कॉज ऑफ डेथ इशू में होना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ इशू में होना चाहिए, वेदर वो सिविल हो या क्रिमिनल। इसमें सिर्फ होमिसाइड या मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड, ये अगर क्वेश्चन में है, सिर्फ मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड क्वेश्चन में है तो ये रिलेवेंट होगा। और इंडियन लॉ में क्या है, कॉज ऑफ डेथ ही अगर क्वेश्चन में है, कॉज ऑफ डेथ चाहे सिविल प्रोसीडिंग में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कैसे भी है, तो ये अगर क्वेश्चन में है तो डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ अगर होमिसाइड क्वेश्चन में है, यानी कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड क्वेश्चन में है, तभी डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट माना जाएगा। तीसरा डिफरेंस क्या है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नेसेसरी। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं है तो कभी भी डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसी में मैंने बताया था, इसी से जो ये जो मैक्सिम जिस पे है, आप लिख लीजिएगा इसको, यहाँ नहीं लगता है और यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, ये इतना अंतर आपको मैंने बता दिया। तो देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन क्या कहता है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग पढ़ लिया है। फिर उसका बेसिस क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग पॉइंट्स देख लिए बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस के। ठीक है, फिर हमने इंडियन और इंग्लिश लॉ में डिफरेंस तो देख ही लिया है, और सुसाइड वाला पॉइंट हमने देख लिया, और डाइंग डिक्लेरेशन हमने क्या देखा, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में देख लिए हैं। अब हमारा बचता है कुछ केसेस देखते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन हमारा हो जाएगा समाप्त। ये केसेस देख के डाइंग डिक्लेरेशन समाप्त करते हैं, फिर आते हैं हम लोग प्रिजम्पशंस पे। ठीक है, आज मैं सोच रहा हूँ प्रिजम्पशंस वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट कर दूँ। आई थिंक आपका ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको बाद में छोड़ने से अच्छा है इसको हम लोग अभी कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको डाइंग डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, प्रिजम्पशन भी हो जाएगा, फिर हम लोग कल की क्लास में नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ केसेस हैं, मैं सारे फैक्ट सारे चीज़ नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको मेनली लॉ बता दूंगा, लॉ पॉइंट बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि केसेस हम लोग पढ़ते क्यों हैं।
तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। अब आप सोचेंगे केस हम लोग कहीं पढ़ा था, ये केस हम लोगों ने कन्फेशन की डेफिनेशन इसी केस में दिया गया था, हम लोग केस वहाँ पढ़े थे। 1939 का प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है और लॉर्ड एटकिंस ने इसका फैसला दिया था और इसी ने कन्फेशन की डेफिनेशन भी इसी जजमेंट में आई थी, इसलिए इसको याद रखिएगा कि आपका कन्फेशन का डेफिनेशन भी आपको इसी जजमेंट से निकल जाएगा और डाइन डिक्लेरेशन के कुछ पॉइंट्स आपको इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये केस याद हो तो आपको दो जगह सवाल बन सकता है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है और लॉर्ड एटकिंस ने ये जजमेंट दिया था। ठीक है, तो देखिए इसके थोड़ा फैक्ट्स देखते हैं केस के। ठीक है, फैक्ट्स देखते हैं इस केस में क्या थे। फैक्ट्स ज़्यादा इसमें नहीं है, फैक्ट्स इसमें ये है। देखिए ये जो जजमेंट है किस पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था कि डाइन डिक्लेरेशन जो है वो या तो कॉज ऑफ इंजरी बताए तो वो सिंपल हो जाएगा, कॉज ऑफ डेथ बताए वो सिंपल। दूसरा पॉइंट होता कि एनी ऑफ द सर्कमस्टांस के बारे में बताए जो किसी एक ट्रांजेक्शन का पार्ट है जो कि डेथ में रिजल्ट किया है। ये कोई भी ट्रांजेक्शन का पार्ट हो, कोई सर्कमस्टांस जो कि रिजल्ट किया है डेथ में, अगर इसके बारे में कोई बोलता है तो वो भी डाइन डिक्लेरेशन होता है। ये पॉइंट मैंने एग्जाम्पल दिया था और ये केस जो है वो इसी पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे केस नहीं है ये, इसलिए ये पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पकला नारायण स्वामी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस पकला नारायण स्वामी जजमेंट के फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें है कूरी नूका राजू, इनका नाम है कूरी नूका राजू, KNR लिखते हैं इनको। इन्होंने 3,000 रुपये का डेट दिया था किसको? पकला नारायण स्वामी के वाइफ को। किसको दिया था? 3,000 रुपये का डेट 18% के सालाना ब्याज पे, एनुअल इंटरेस्ट पे पकला नारायण स्वामी के वाइफ को दिया था इन्होंने इंटरेस्ट। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट दिया था तो इनकी शादी नहीं हुई थी। जब ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, ये जब 3,000 रुपये डेट दिया था, जब ये डेट दिया गया था तो इसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में शादी हो जाती है पकला नारायण स्वामी से और ये लोग दूसरे जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है, जो कुकी नुका राजू है, कूरी नुका राजू, ये रिपीटेडली इनसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। कई बार वो मांगते हैं, कई बार बोलते हैं, कई बार रिमाइंड कराते हैं, पर नो रिप्लाई। एज ऑलवेज आपको पता है जो पैसा ले लेता है वो देता नहीं है। तो सेम यहाँ पे सीन था, इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया या कोई रिप्लाई ही नहीं किया कि आपको कोई पैसा भी है। और आप सोच रहे हैं 3,000 रुपये, ये 1939 का जजमेंट है, मतलब 1935-36 में ये 3,000 रुपये का वैल्यू अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 7 लाख रुपये करीब हो जाएंगे। मतलब ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, और 18% इंटरेस्ट तो ठीक ही है। चलिए, तो ये कोई रिप्लाई इनका नहीं दे रहे थे, ना पकला नारायण स्वामी दे रहे थे, ना उनकी कोई वाइफ कोई इनका रिप्लाई दे रही थी। एक दिन एक अननोन लेटर आया, अननोन लेटर क्यों? क्योंकि उस पर नाम पता नहीं लिखा था। किसके पास आया? KNR, हमारे KNR भैया के पास, जिन्होंने पैसा दिया था उनके पास आया। उसमें लिखा था कि इफ यू वांट टू कलेक्ट योर मनी कम टू द सिटी। इफ यू वांट टू कलेक्ट मनी कम टू सिटी, ये लिखा हुआ था। तो ये लेटर में जो लिखा हुआ था इफ यू वांट टू कलेक्ट द मनी कम टू सिटी, तो ये कूरी नुका राजू को लगा कि मैंने तो एक ही इंसान को, मतलब जो कि पकला नारायण स्वामी की वाइफ को ही मैंने डेट दिया है, मैं एक ही इंसान को डेट दिया हूँ और एक मेरे पास लेटर आता है जिसमें बोला जा रहा है कि आपको पैसा चाहिए, आप शहर में आ जाइए, आपको पैसा दे दूंगा। तो इनको लगा कूरी नुका राजू को लगा कि ये पकला नारायण स्वामी का ही लेटर है। ये अननोन लेटर को उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया कि ये तो पकला नारायण स्वामी का ही लेटर है, क्योंकि मैंने तो लोन एक ही जगह दिया है और वो हमको पैसा रीपे करना चाहते हैं। तो हमारे KNR भाई साहब ने अपनी वाइफ को ये बात बताया कि मेरे पास एक ऐसा लेटर आया है और मैं जा रहा हूँ शहर में और मैं पैसे लेके आऊँगा। इन्होंने अपनी वाइफ को क्या बताया? देखिए, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये था अब ट्रांजेक्शन शुरू हो रहा है, अब इसको नोट करिए। ये था सर्कमस्टांस 1, ठीक है। और सर्कमस्टांस 1 जो था उसके बारे में KNR ने अपनी वाइफ को बताया
पूरी बात बताई कि एक लेटर आया था, उसमें ये लिखा हुआ है और इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ शहर और मैं पैसे कलेक्ट करके ले आऊँगा। ठीक है, जी हाँ, इतनी बात हुई थी। और ये लेटर कब आया था? ये आया था 20 मार्च को। 20 मार्च को आया था। 21 मार्च को भाई साहब शहर के लिए ट्रेन में बैठे और ये कभी वापस जिंदा आए ही नहीं। 23 मार्च को एक ट्रेन में बड़े संदूक में, लोहे का जो बक्सा तो एक टाइप का होता है लोहे का, उसको क्या कहते हैं? ट्रंक। एक सेकेंड। तो जो ट्रंक होता है उसमें एक डेड बॉडी फाइंड किया गया। ट्रंक में डेड बॉडी कैसे? 7 पीसेज में, आई थिंक ये डेड बॉडी जो थी 7 टुकड़ों में थी, 7 पीसेज में। ठीक है, ये फाइंड किया गया। ठीक है, और बाद में ये इनकी वाइफ ने इनको पहचान लिया कि हाँ ये मेरे हस्बैंड ही हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेन था इसके एसी कंपार्टमेंट में, एसी वाले डिब्बे में ये डेड बॉडी फाइंड किया गया जो कि ट्रंक में था, जो कि ट्रंक के अंदर 7 टुकड़ों में था। और वाइफ ने पहचाना कि ये मेरे हस्बैंड ही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और कुछ फैक्ट्स देखते हैं क्या था इस केस में। ठीक है, और कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। जो हमारे पकला नारायण स्वामी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, किसको? पुलिस को स्टेटमेंट दिया। और उन्होंने एडमिट किया कि केएनआर भाई साहब, राजू भाई साहब हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो मेरे आए थे। ठीक है, और उन्होंने डिनर किया और चले गए। उन्होंने डिनर किया और चले गए, उसके बाद का मुझे नहीं पता। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, पकला नारायण स्वामी ने, कि राजू साहब हमारे घर आए थे, उन्होंने डिनर किया और फिर चले गए, हमारे उसके आगे कोई बात नहीं और मैं कुछ उनके बारे में नहीं जानता। ठीक है, एक धोबी था, उसका स्टेटमेंट ये है, धोबी का स्टेटमेंट ये है कि ये जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब ये जो बक्सा जिसमें डेड बॉडी मिली है, वो मुझे पकला नारायण स्वामी ने ही बनाने के लिए बोला था या लाने के लिए बोला था। एक ट्रंक मेकर है जिसने बक्सा बनाया है, उसका भी स्टेटमेंट अभी आएगा। ट्रंक मेकर से बक्सा लाने के लिए धोबी को किसने कहा था? पकला नारायण स्वामी ने। ये किसका स्टेटमेंट है? ये उस धोबी का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि ट्रंक लाने के लिए पकला नारायण स्वामी ने ही बोला था। ट्रंक मेकर का स्टेटमेंट ये है कि इसने रिकॉग्नाइज किया। स्टेटमेंट क्या है? इसने अपने बक्से को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये बक्सा मैंने ही बनाया था और पगला नारायण स्वामी के कहने पे मैंने ये बक्सा बनाया था। ठीक है, ये फैक्ट्स और है। और क्या है? चेतका ड्राइवर समझते हैं आप? पहले के समय ये कार्ड जैसे होता था और आगे आदमी खींचता था। तो पहले यहाँ पे घोड़े गाड़ी नहीं होते थे, तो ये कार्ड को आदमी जो खींचता था उसको कहते थे चेतका ड्राइवर। इसको कहते थे चेतका, इसका चेतका ड्राइवर। तो चेतका ड्राइवर का भी स्टेटमेंट हमारे पास है। चेतका ड्राइवर का हुआ क्या था कि जब ये पकला नारायण स्वामी वो बक्सा लेके जा रहे थे तो बक्सा बहुत भारी हुआ होगा, तो इसने पूछा कि ये बक्सा इतना भारी क्यों है, क्या है इसके अंदर। तो इन्होंने बोला पकला नारायण स्वामी ने कि भाई तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारा काम है जो यहाँ पे स्टेशन ले जाना, तुम स्टेशन लेके चलो। तो ये स्टेटमेंट चेतका ड्राइवर ने दिया कि हाँ ये हैवी जो बक्सा था काफ़ी हैवी था और मैं ही लेके पकला नारायण स्वामी के साथ रेलवे स्टेशन गया था। और प्लस ये हमारी कहा सुनी भी यहाँ पे हुई थी, ये भी इसने बोल दिया। ठीक है, अब बताइए इस केस में क्या डाइन डिक्लेरेशन आपको कहीं दिख रहा है? मोटिव, कंडक्ट कुछ दिख रहा है? तो कि डाइन डिक्लेरेशन वाली जो बात है वो इंपॉर्टेंट है इस केस में। क्यों? क्योंकि इसमें डाइन डिक्लेरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा नहीं है जो एकदम हम लोग सिंपल समझते हैं कि कॉज ऑफ डेथ कोई बता दे तो हो गया डाइन डिक्लेरेशन। पर ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया था कि एनी ऑफ द सर्कमस्टांस के बारे में कोई बताए, एनी ऑफ द सर्कमस्टांस, वो कैसे सर्कमस्टांस होंगे? जो एक ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं, और वो कैसा ट्रांजेक्शन है? जो इस पर्सन का डेथ रिजल्ट किया है। ठीक है, अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको सर्कमस्टांस। मैंने आपको इसे C1 वहाँ लिखा था। ये पहला एक सर्कमस्टांस है। दूसरा सर्कमस्टांस क्या है कि इन्होंने साथ में, ये है
कि क्या हाँ यहाँ पे क्या डाइंग डिक्लेरेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अभी तो हम डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो मैंने बताया था कि हम लोग सर्कमस्टांस, हम लोग अगर कोई सर्कमस्टांस के बारे में बता रहा है तो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। कब? जब वो सर्कमस्टांस किसी ट्रांजेक्शन का पार्ट हो और वो ट्रांजेक्शन डेथ रिजल्ट करने में कॉज बनता हो। तो देखिए मैंने बताया कि सर्कमस्टांस वन जो है, ये पहला सर्कमस्टांस क्या था कि भाई लेटर आया है, सॉरी सर्कमस्टांस तो ये था ना, सर्कमस्टांस वन ये था कि यहाँ पे लेटर आया है, और सर्कमस्टांस वन के बारे में इसने अपनी वाइफ को बताया है, तो एक स्टेटमेंट दिया है। किसके बारे में स्टेटमेंट कैसा दिया है? एक सर्कमस्टांस के बारे में स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। KNR ने एक सर्कमस्टांस के बारे में, ये जो सर्कमस्टांस है उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगा? आइए इसको चेक करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है? तो यही स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगा। कैसे? तो देखिए ये एक पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। कैसे? ये पहले एक लेटर आया, फिर बाद में हमने इन्होंने बोला कि हमने साथ में बैठ के क्या किया है, डिनर किया है। वो वाला स्टेटमेंट कहाँ गया? डिनर वाला स्टेटमेंट कहाँ गया? चलिए वही गया। ठीक है, सर्कमस्टांस वन ये था कि लेटर आया है। सर्कमस्टांस टू था कि इन्होंने डिनर किया है। सर्कमस्टांस थ्री था, अभी सर्कमस्टांस टू था कि हमारे राजू साहब ट्रेन में गए हैं, कहाँ? पगला नारायण स्वामी के शहर में। सर्कमस्टांस थ्री का कि पगला नारायण स्वामी और KNR साथ में बैठ के डिनर किए हैं। ये कहाँ से पता चला? क्योंकि ये पगला नारायण स्वामी ने कन्फेस किया है। सर्कमस्टांस फोर कहें तो वो डेथ था, तो इसको सर्कमस्टांस फोर क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है, उसमें कई सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ाते समय ही कि देखिए किसी एक सर्कमस्टांस के बारे में भी अगर कोई बता रहा है तो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, बशर्ते ये है कि एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए जो कि डेथ कॉज कर रहा है। आखिरी में डेथ, सर्कमस्टांस खत्म कहाँ होगा? जहाँ डेथ हुआ। तो ये कंफर्म है कि डेथ हो चुका है, सर्कमस्टांस हमारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। तो ये जो पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, वही पॉइंट थ्री है। इसमें से किसी के बारे में भी अगर कोई बताता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेटर के बारे में इन्होंने राजू भाई साहब ने अपनी वाइफ को बताया था। तो ये जो C1 के बारे में जो स्टेटमेंट ऑफ C1 है, C1 मतलब क्या? सर्कमस्टांस वन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है? यही होगा डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये होगा डाइंग डिक्लेरेशन। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, रीड करके बताया था कि एक तो हो गया डायरेक्टली आपने कॉज ऑफ डेथ बताया, तो वो तो सबसे सिंपल है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो लोगों को समझ नहीं आता है कि दूसरा पार्ट में क्या है। बहुत लोग मैंने देखा यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल्स वो बता रहे हैं कि सर्कमस्टांस मतलब कि हालात, किस हालात में मृत्यु हुई ये बताना है, पर वो नहीं होता है। एक ट्रांजेक्शन चल रहा हो, एक ट्रांजेक्शन चल रहा हो जो खत्म होता है डेथ पे, और किस इस ये ट्रांजेक्शन जो चल रहा है उसमें कई सर्कमस्टांसेस होंगे, कई इवेंट्स होंगे। ट्रांजेक्शन होता क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो इस किसी भी सर्कमस्टांस के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है और ये ट्रांजेक्शन रिजल्ट करता है डेथ में, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब बात रही एविडेंशियरी वैल्यू पे, तो ये जो एविडेंशियरी की वैल्यू होती है, इसकी थोड़ी एविडेंशियरी वैल्यू लो होती है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू काफ़ी लो होती है। तो इसलिए इसको कोरैबोरेटिव एविडेंसेस के साथ ही देखा जाता है। इस केस में हमारे पास कोरैबोरेटिव एविडेंसेस काफ़ी थे, और इस केस में पगला नारायण स्वामी को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन का एक इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है। और मैं केस आपको एक, अब जो केसेज हैं उसके फैक्ट्स वाले केसेज नहीं, अब छोटे मोटे केसेज हैं, इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। सुसाइड नोट वाला केस मैंने आपको बता दिया, गीतकार शर्मा सुसाइड केस। इसमें आपको पता चल गया कि सुसाइड को एलोन हम लोग नहीं मानेंगे कन्विक्शन के लिए, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशन है, D1 D2 D3, और अगर वो तीनों आपस में कोरोबरेट करते हैं तो ये माना जाता है बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस, और इसके वजह से हम लोग कन्विक्शन दे सकते हैं, इसके सोल बेसिस पे कन्विक्शन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस केस में कहा गया था अतबीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये केस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 2010 का है। ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछेगा, मेरे पास इसके पूरे फैक्ट्स पड़े हुए हैं, या तो मैं आपको चैट पे ही भेज दूंगा। एक पॉइंट रह गया हमारा कि कोई फॉर्मेट होता है क्या डाइंग डिक्लेरेशन का? फॉर्मेट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कोई
फॉर्मेट होता है क्या डाइंड डिक्लेरेशन का? तो इसका जवाब है नो, देयर इज नो एनी फॉर्मेट ऑफ डाइंड डिक्लेरेशन। तो कोई फॉर्मेट नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस वाले मैंने जो 14 पॉइंट्स बताए थे, वो क्या है? वो बेस्ट पीस होगा आपका एविडेंस का। मतलब कि डाइंड डिक्लेरेशन बेस्ट कब होगा? जब ये 14 पॉइंट या 15 पॉइंट जो मैंने बताए थे वो फॉलो किया जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो पॉइंट्स फॉलो नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं कि डाइंड डिक्लेरेशन ही नहीं होगा, डाइंड डिक्लेरेशन होगा, उसकी एविडेंस की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, उसके ऊपर रिलाई कोर्ट थोड़ा कम करेगा, उसके बेसिस पे कन्विक्शन शायद कोर्ट ना दे। लेकिन अगर जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो ऐसा होता है कि डाइंड डिक्लेरेशन हुआ हो, डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हो, डाइंड डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने हुआ हो, राइटिंग में हुआ हो, ये सब तो बेस्ट पीस ऑफ डाइंड डिक्लेरेशन हो गया, ये बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस हो गया, इसके बेसिस पे सोली कन्विक्शन दिया जा सकता है। लेकिन एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन मैंने बताया था कि डाइंड डिक्लेरेशन हम रिकॉर्ड कब कर रहे हैं? जब इंसान की मृत्यु होने वाली है, वो मरने वाला है, तो कोई फॉर्मेट थोड़ी ना होगा, या मजिस्ट्रेट को थोड़ी ढूंढेंगे कि वो आए उसके सामने मैं डिक्लेरेशन दूंगा। तो इस वजह से इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, वरना फॉर्मेट होता है तो इसका रेलेवेंस ही खत्म हो जाती है, खुद में ही इसका पर्पस डिफीट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट में अगर नहीं है तो डाइंड डिक्लेरेशन एग्जिस्ट करता है, हो सकता है उसकी एविडेंस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए, बाकी मैंने बेस्ट पीस ऑफ जो एविडेंस होगा वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और एक केस है, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कुशल राव, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1958 का एक जजमेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बताया गया था, मतलब इसमें सवाल ये था क्या डाइंड डिक्लेरेशन जो है, इसके फैक्ट्स अगर चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। देखिए, जो फैक्ट सिंपल है कि कुशल राव जो है, चलिए फैक्ट ही बताता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसकी जजमेंट बताता हूँ। केस का नाम है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1958 के जजमेंट है। इसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि नागपुर में शायद, हाँ, नागपुर में एक मिल एरिया है, मिल एरिया जहाँ मिल होते हैं, वहाँ पे दो गैंग्स हैं, ये प्रॉपर फिल्मों वाला, दो गैंग्स, गैंग नंबर 1 और ये गैंग नंबर 2, ये गैंग 1। ये दोनों राइवल गैंग है, मतलब कि ये इनके एनिमीज टाइप के हैं। इस गैंग 1 में हमारे हैं बाबूलाल, और जो एक्यूज हैं वो गैंग 2 में है, इनका नाम है कुशल राव, कुशल राव प्लस एक और है तुकाराम। ये दो गैंग्स हैं। ठीक है, तो बाबूलाल क्या करते हैं, बाबूलाल इस गैंग के, ये दो लोग तो हैं ही गैंग में, और भी कई मेंबर्स हैं, तो बाबूलाल इस गैंग के मेंबर से दोस्ती करना शुरू करते हैं। अब ये बात कुशल राव और तुकाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो कुशल और तुकाराम क्या करते हैं, बाबूलाल क्या करेंगे, दो राइवल गैंग है तो क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो उन्होंने अटैक किया, तुकाराम और कुशल ने बाबूलाल पे अटैक किया। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे, बाबूलाल पे अटैक किया, बाबूलाल हो गए इंजर्ड। अब बाबूलाल इंजर्ड हुए तो कहाँ जाएंगे भैया, हॉस्पिटल जाएंगे, कहाँ, हॉस्पिटल। तो इन्होंने हॉस्पिटल में क्या दिया, डाइंड डिक्लेरेशन। उन्होंने बताया कि तुकाराम और कुशल राव ने मेरे ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पे डाइंड डिक्लेरेशन पहले दिया, क्योंकि इस केस में कई बार डाइंड डिक्लेरेशन दिया जाएगा, तो हॉस्पिटल में पहली बार डाइंड डिक्लेरेशन दिया गया। ठीक है, तो डॉक्टर को दिया गया था, तो डॉक्टर क्या किए, पुलिस को तुरंत बुलाया। तो पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दो लोग आए, तो उस समय रिकॉर्ड हुआ डाइंड डिक्लेरेशन 2। पहला रिकॉर्ड हुआ डॉक्टर के सामने, दूसरा हुआ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का मतलब पुलिस के सामने, पुलिस अफसर के सामने दूसरा डाइंड डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ। पहला भी इन्होंने बोला कि तुकाराम और कुशल राव ने मारा है, डाइंड डिक्लेरेशन 2 में इन्होंने बोला तुकाराम और कुशल राव ने मारा है। फिर अभी इनको लगा कि ये अभी जिंदा रह सकता है, तो इन्होंने मजिस्ट्रेट को बुलाया। फिर मजिस्ट्रेट के सामने इसने दिया डाइंड डिक्लेरेशन 3। ठीक है, और उसके बाद अगले सुबह बाबूलाल की मृत्यु हो गई, क्योंकि अगर डेथ नहीं होता उसका तो ये तो डाइंड डिक्लेरेशन मान नहीं जाता, तो बाबूलाल की हो गई अगले सुबह डेथ उसकी। ठीक है, तो इसमें 3 डाइंड डिक्लेरेशन थे। ठीक है, 1, 2 और 3। कोर्ट के पास सवाल ये था, क्योंकि और सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमारे पास नहीं थे। ठीक है, तो कोर्ट के पास सवाल ये था, क्या डाइंड डिक्लेरेशन सोल बेसिस कन्विक्शन का हो सकता है कि नहीं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसका आंसर दिया गया था, क्या डाइंड डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं, क्या डाइंड एविडेंस वैल्यू डाइंड डिक्लेरेशन की क्या है। तो इसमें कोर्ट ने बोला था, कोर्ट ने बोला था कि कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा लॉ नहीं है जो हमको डाइंड डिक्लेरेशन को सोल कन्विक्शन के लिए मना करता है।
मतलब कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा एब्सोल्यूट लॉ नहीं है जो बोलता है कि डाइंड डिक्लेरेशन सोल बेसिस कन्विक्शन का नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने बोला कि मतलब अगर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि डाइंड डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन ये डाइंड डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए? परफेक्ट डाइंड डिक्लेरेशन, मतलब कि एक्यूज्ड का नाम क्लियर हो, प्लस प्लस ये कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए इस पे। अब कोर्ट सेटिस्फाई कैसे होगा? तो भाई अगर इसमें देखिए, इस केस में मल्टीपल डाइंड डिक्लेरेशन थे, तो डाइंड डिक्लेरेशन 1, डाइंड डिक्लेरेशन 2, डाइंड डिक्लेरेशन 3, तीनों आपस में कोरेबरेट करते हो। मतलब इसमें अगर दोनों कुशल राव का नाम था, इसमें कुशल राव का नाम है, इसमें कुशल राव का नाम है, तो सही बात है कि इस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। एक मजिस्ट्रेट के सामने हो, तो जब मजिस्ट्रेट के सामने डाइंड डिक्लेरेशन दिया जाता है उसकी वैल्यू और ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 80 ऑफ एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन उस पर लग जाता है। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने बोला कि डाइंड डिक्लेरेशन जो है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें यही जवाब था कोर्ट का कि इसमें, और इस केस में हुआ भी, इसको कन्विक्ट किया गया। लेकिन हमारा इसमें मेन लीगल पॉइंट क्या था? तो लीगल पॉइंट ये था कि डाइंड डिक्लेरेशन जो है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं किया, कोई ऐसा कानून नहीं कहता है कि इसको नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। प्लस बस ये है, कोर्ट्स को ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि भाई वो जो डाइंड डिक्लेरेशन है वो फॉल्स ना हो, वो बनाया हुआ ना हो, कोई सिखा के ना किया हो। मतलब कि अगर ए मर रहा है, ए की डेथ होने वाली है, तो बी उसका दोस्त है, बोल रहा है भाई हमारा, हम दोनों का कॉमन इनमें डी है, और तुमको ई ने मारा है, ई का तो नाम ले ही रहो, डी का भी नाम ले लो। ऐसा कुछ ना हो, कोई ऐसा डाइंड डिक्लेरेशन ना हो जिसमें कोई बनावटी चीजें हो जो कोई पूछ पाछ के बताया गया है। ठीक है, तो कोर्ट को बस ये ध्यान देना है कि अगर डाइंड डिक्लेरेशन परफेक्ट है, अब परफेक्ट डाइंड डिक्लेरेशन क्या होगा तो मैंने बताया था 14-15 पॉइंट्स है, उस तरह होगा कि डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया है, मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, अगर कई डाइंड डिक्लेरेशन है, सबका जो बात क्या कहते हैं, जो तीनों का है वो कोरेबरेशन हो, ये सब चीजें हैं, तो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। तो ये जवाब हमको मिला था कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 में, कि डाइंड डिक्लेरेशन जो है सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये हुआ था। और एक केस है, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कई पॉइंट्स बताए गए थे, आप बस पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। पानी बीन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1992 का ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। एक बार अगर इसका पॉइंट्स आपको मिल जाए, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जितने पॉइंट्स हैं मैंने उस पर चर्चा किया हुआ है। एक बार आप खुद से रीड करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए एक केस है, इसमें क्या बोला है मैं बता रहा हूँ। संपत बाबसो क्या हो गया, संपत बाबसो, इसका नाम है संपत बाबसो काले वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2019 का जजमेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें बस ये बोला गया था कि डाइंड डिक्लेरेशन जो है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बिल्कुल हो सकता है, सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर कोई डाउट है उसमें, डाइंड डिक्लेरेशन पे कोई डाउट है, तो हम कोराबोरेटिव एविडेंस देखेंगे। इस केस में बोला गया था कि डाइंड डिक्लेरेशन जो है बेशक सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन अगर कोई डाउट है डाइंड डिक्लेरेशन को लेकर, तो हम कोराबोरेटिव एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बिल्कुल मंगा सकते हैं। ठीक है, ये इस केस में बोला गया था। और कोई केस? हाँ, एक केस है जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 2021 का जजमेंट है। जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 का है। इसमें बस ये बोला गया था कि जरूरी नहीं है कि जो डाइंड डिक्लेरेशन हो वो मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड हो। इन दोनों के सामने रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं कि उसकी एविडेंस वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं हो रहा है डाइंड डिक्लेरेशन, तो इससे एविडेंस वैल्यू उसकी कम नहीं हो जाएगी। ये इस केस में बताया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही, डाइंड डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आप कहाँ होंगे। मैंने बताया बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस क्या होगा, लेकिन अगर बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, लेकिन उस पर आपका एक्सक्यूज है आपके पास, जैसे अगर डाइंड डिक्लेरेशन दिया जा रहा है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, मजिस्ट्रेट था वहाँ से मान लीजिए 40 किलोमीटर दूर, और ये जिंदा रहने वाला था 10 मिनट के लिए, तो अब 40 किलोमीटर 10 मिनट में तो नहीं ट्रेवल किया सकता, तो इसने डॉक्टर के सामने दे दिया, तो जस्टिफाइड रीजन है। तो ये जो डाइंड डिक्लेरेशन डॉक्टर को दिया गया है उसकी एविडेंस वैल्यू इसलिए कम नहीं होगी कि मजिस्ट्रेट से सामने दिया गया है, तो उसकी डाइंड डिक्लेरेशन की वैल्यू, एविडेंस वैल्यू हमेशा ठीक ही रहेगी, अगर आपके पास बढ़िया एक्सक्यूज है तो, रीजनेबल एक्सक्यूज है तो। ठीक है, चलिए। और एक केस मैंने बार बार आपको बताया कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में बताया गया था कि डाइंड डिक्लेरेशन जो है वो रिटन वर्बल हो ही सकता है, थ्रू जेस्चर भी हो सकता है या थ्रू कंडक्ट भी हो सकता है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला केस में ये बताया गया था। चलिए,
और इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जजमेंट नहीं है। तो ये हमारा था डाइंग डिक्लेरेशन का पूरा टॉपिक। डाइंग डिक्लेरेशन का पूरा टॉपिक इतना ही था। इसमें अब एक्स्ट्रा आपको कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब जितने केसेस पढ़ लें तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप वीडियो कॉल करें, ठीक है। अब सीआरपीसी आप देखेंगे जो बदल के बीएनएसएस हो चुका है, तो अब बोला ये जा रहा है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मान लो वहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को वीडियो कॉल कर लो, मजिस्ट्रेट को वीडियो कॉल कर लो, बिल्कुल वैलिड होगा। यहाँ तक कि अगर कोई नहीं है तो डाइंग डिक्लेरेशन को आप नॉर्मली फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, वो भी वैलिड है। मजिस्ट्रेट को वीडियो कॉल कर लो, वो भी वैलिड है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर लो, वो भी वैलिड है। जब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ चुका है, सब कुछ वैलिड है। और वैसे मेरे बोले डाइंग डिक्लेरेशन कोई फॉर्मेट तो है नहीं, तो आप वीडियो कॉल करो, बिल्कुल वैलिड है। देखिए हमको करना क्या है, हम आप पर्पज समझिए, डाइंग डिक्लेरेशन को मजिस्ट्रेट के सामने क्यों किया जाता है। क्योंकि हम मानते हैं सेक्शन 80 का आपने प्रिजम्पशन पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन। उस सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन है, जो सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन है वो कब लगेगा, जब मजिस्ट्रेट का सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन कहता गया है। सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन बस ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो भी एविडेंस दिए गए हैं, जो भी चीज़ें बोली गई हैं, तो माना जाएगा कि वो ठीक तरीके से बोली गई हैं, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई कोवर्सन नहीं था। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने, इसीलिए हम लोग थोड़ा उसकी हायर वैल्यू होती है। तो आप वीडियो कॉल से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो कॉल पे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ट्यूटरिंग नहीं की गई डाइंग डिक्लेरेशन में, वो खुद से इस पर्सन है वो फ्री कंसेंट से दे रहा है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने ये कंफर्म हो गया तो मजिस्ट्रेट वीडियो कॉल के थ्रू ले सकता है, और मजिस्ट्रेट अगर जैसे ही ले लिया सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन लग जाएगा। बस ये है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो हो जाए, फिर नीचे मजिस्ट्रेट का साइन हो जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। अगर वीडियो कॉल नहीं है, मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो आप नॉर्मली डाइंग डिक्लेरेशन लिखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन सभी वैलिड होगा। बस आपको रीजन देना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट वहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं था, ठीक है। अगर वो रीजन कोर्ट सेटिस्फाई कर जाती है उस रीजन पे, तो उसकी एविडेंस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन में इतनी बातें थी, और इसमें कोई अब डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।